वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। कॉमर्स एक्सेस में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपने यूपीपीसीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पीवाईक्यू जिनको हम कहते हैं वो डाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले 10 क्वेश्चंस करवाए थे, आज फिर से 10 क्वेश्चंस करवाएंगे। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम लोगों ने कॉमर्स एक्सेस, जो कि हमारे चैनल का नाम है, तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में एक बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, जिसमें हम आपको अकाउंट्स, ठीक है, और हमारा जो इंग्लिश जो है उसके बेसिस पे, मतलब पूरा एक जो हमारा जो न्यू सिलेबस है, जो कि अभी इस वाली नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आया है, उसके बेसिस पे हम लोग पूरी क्लासेस आपकी लेते हैं। और क्लासेस हमारी कॉमर्स एक्सेस चैनल पे डेली के डेली अपडेट होती हैं। ठीक है, डेली अपडेट होती हैं, तो आप लोग इस पर देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो। अगर आप प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते हैं हम लोग कितना अच्छा पढ़ते हैं, है ना? कोई डाउट है उसमें? कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का किसी ने आंसर तो नहीं देख लिया? हाँ, मार पड़ेगी जो अच्छा आंसर देखेगा उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड व्हाइल वाउचिंग कैश एट बैंक। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारा कैश एट बैंक जब हम लोग अपना वाउच करते हैं, किसका क्वेश्चन है? ऑडिटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑडिटिंग करते के टाइम पे हमको कैश एट बैंक जब हमको देखना है अपना वाउचिंग के टाइम पे, तो हम लोग इनमें से कौन कौन सी चीज को वाउच करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है एलिमिनेट करना इसको, क्वेश्चन को। अगर नहीं आता आपको तो आप लोग एलिमिनेट कैसे करोगे? एग्जामिन बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, एग्जामिन बैंक स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कैश एट बैंक देखना है तो आपको बैंक स्टेटमेंट तो देखनी ही पड़ेगी, इसको टिक कर दो। एग्जामिन सैलरी रजिस्टर। सर मुझे आप एक बात बता दो, आज कैश एट बैंक देखना है, ठीक है, सैलरी का रजिस्टर देख के क्या करूंगा? क्या सैलरी जितनी मैंने पेड की है, कहीं वो बैंक अकाउंट से ही तो नहीं डायरेक्ट कटती? बिल्कुल सही बात, वो आपकी डायरेक्ट डायरेक्ट बैंक अकाउंट से ही कट जाती है। अगर मैं बैंकिंग का स्टेटमेंट देखता हूँ तो उसमें कैश एट बैंक से ही मुझे उसमें सैलरी की कितनी पेमेंट हुई है, सैलरी का क्या क्या गया है, वो सब कुछ मिल जाएगा। तो मुझे सैलरी रजिस्टर देखने की अलग से कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको काट देता हूँ। तो टू को अगर मैंने एलिमिनेट किया तो टू को एलिमिनेट किया तो मतलब दो ऑप्शन मेरे खत्म। फिर हमारा क्या था? एग्जामिन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात भैया, इसको तो लेना ही पड़ेगा। आपने अगर बीआरएस को क्रिएट किया है और आपको मतलब कभी भी जरूरत पड़ी कि आपका कैश अकाउंट जो था उसमें और बैंक अकाउंट में कभी कोई भी त्रुटि हुई है, तो उसको आपको संभालने के लिए क्या, बैंक बीआरएस क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो जब आपने बीआरएस क्रिएट किया हुआ है तो इस वजह से क्या होगा कि आपका वो चीज चेक करेगा ही करेगा ऑडिटर। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट की जांच करता है ऑडिटर, वेतन रजिस्टर की जांच नहीं करता। बैंक समाधान विवरण की जांच करें, ठीक है, ये होगा। एग्जामिन स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर, सर कहीं ये वाला स्टॉक तो नहीं जो हमारा रॉ मटेरियल होता है? बिल्कुल सही बात बेटा, ये वही वाला स्टॉक है जो हमारा रॉ मटेरियल होता है। तो सर रॉ मटेरियल का और कैश एट बैंक का क्या लेना देना? पेमेंट जो हम करेंगे वो हमारा अलग से अकाउंट से कटेगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। तो जब हम अपना 1 और 4 को मतलब एलिमिनेट कर दिया, तो 1 और 4 इनमें से हटा, 2 और 4 जब हमने अपने हटा दिए, तो 2 और 4 हटा दो, तो ये हटाए तो हमारा क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ सी बचता है, 1 एंड 3 ओनली। तो उसके लिए हमने क्या क्या किया अपना, अब देखो, अब इसमें करेक्ट आंसर भी देख लो ताकि आप लोगों को पेपर में भी याद रहे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो ये कहता है कि जब भी आप कभी भी कैश एट बैंक, मतलब कि अगर आप लोग बैंक में नकद की वाउचिंग करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो हमारा हमारी बैंक स्टेटमेंट और दूसरा हमारा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो इसलिए इसका आंसर क्या सही हो जाता है हमारा? सी वाला, 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, तो देखो सी आंसर सही है। अब हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चेकलिस्ट जो है पूरी वो हमारी ये होती है क्या, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, जो कि हमारे वाउचर्स होते हैं तो वो हमको चाहिए ही चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ कैश इन हैंड, जब हम कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन दोनों को वेरीफाई कर रहे हैं। पैटी कैश ट्रांजेक्शंस, कोई भी आपकी छोटी मोटी ऐसी ट्रांजेक्शंस हुई हैं जो कि कई बार रिकॉर्ड नहीं होती या फिर हम लोग अपने पैटी अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करना। बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक्स, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात कि आपको बैंक कंफर्म करता जा रहा है आपके जितने बैलेंस है। वेरिफिकेशन ऑफ बीआरएस, ठीक है, बीआरएस का वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट में हमारा आता है ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन, कि हमारा जो बैलेंस जो आया था फॉरवर्ड होके वो कितना आया था, और लास्ट में हमारा जो बैंक की जो बैलेंस है वो जब क्लोज हो रहा है तो वो कितना है। ये दोनों की दोनों चीज़ें हमको चेक अपनी करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसमें? जब हम लोग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन को अपने वाउच करते हैं उस टाइम। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2, अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेल इज इक्वलेंट टू, और यहाँ पे होगा हमारा व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है,
ऑन कॉस्ट प्राइस। तो ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन हो गया, एक्चुअली गलत हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप लोग इसको सही कर लेना। अब लेकिन ये मैथ्स का क्वेश्चन है यार, ये अर्थमेटिक मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ अगर इसमें आ गया है तो। बिक्री मूल्य पर 20% का लाभ मार्जिन, 20%, यहाँ पे क्या होगा हमारे कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या कहेंगे, लागत, है ना। तो लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है, लागत मूल्य पर हमारा जो होगा प्रॉफिट या लाभ कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका आंसर बोलूँ तो वो इसका ए है 25%। तो देखो इसको करेंगे कैसे, इसको कुछ इस तरीके से किया जाता है, जैसे प्रॉफिट मार्जिन हमारा 20% है, ठीक है, तो 20/100 इसको कर देते हैं 0.1/5। तो ये हमारा एस पी है, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस पे दे रखा है क्या, हमारा 25%, ये क्या हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, ये हो गया। तो जो हमारा प्रॉफिट ये है एस पी है, तो हमारा सी पी कितना हो जाएगा, सी पी हमारा 4 नहीं हो जाएगा क्या। तो हमसे प्रॉफिट अगर पूछा गया है तो प्रॉफिट हमारा तो अभी 1 ही है, हमेशा 1 ही रहेगा, तो 1/4 × 100, ठीक है। तो जब हमने इसको काटा तो कितना निकला हमारा 25%। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया इसमें 25%, ठीक है। लल्लू सा क्वेश्चन था आ गया इसमें, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, मतलब पूछा गया था ये, ठीक है। रियलिटी में क्वेश्चन आया था किसमें, हमारे अकाउंटेंसी में, लेकिन है अर्थमेटिक का क्वेश्चन। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है, एज पर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट के फॉर्मेट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, शेड्यूल 3 जो है कंपनीज एक्ट 2013 वाले का, ठीक है, इसका बैलेंस शीट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। As per the format of balance sheet prescribed as per Schedule 3 of the Companies Act 2013, money received against share warrant is shown under the heading of कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के अनुसार निर्धारित बैलेंस शीट के प्रारूप के अनुसार शेयर वारंट के खिलाफ प्राप्त धन के शीर्षक किस तहत में दिखाया गया है, ठीक है, किस उसमें दिखाया गया है। तो इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, कितने एलिमिनेट होते हैं। करंट एसेट में तो भैया नहीं आएगा, ठीक है, अगेंस्ट शेयर वारंट है तो करंट एसेट में नहीं आएगा, काट दो। शेयर कैपिटल, ठीक है, इसमें आ सकता है, शेयर होल्डर्स फंड्स इसमें आ सकता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में नहीं आएगा ये, क्योंकि हमारा प्रॉफिट्स में से ही निकल के जाता है, ठीक है, हम लोग प्रॉफिट्स में से एक्यूमुलेट करते रहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे जाती है, तो वो चीज़ में नहीं आएगी, तो 2 को एलिमिनेट कर दो। तो अब हमारा क्या बचता है, शेयर कैपिटल या फिर शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर कैपिटल्स में तो हमारा वाला फंड जाता है, शेयर पूंजी जो की होती है हमारी, और जो हमारे जितना भी हमारे ओनर ने या फिर हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इन्फ्यूज किया है पैसा, ठीक है। तो ले दे के हमारे पास ना क्या बचता है, सी, जो कि हमारा शेयर होल्डर्स फंड। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, शेयर होल्डर्स फंड। तो आपको इसको सही आंसर जो होगा हमारा वो करना है, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, ये चीज़। तो आप देखो आप लोग को इसमें पढ़ना क्या है, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो है वो हो जाता है हमारा शेड्यूल 3 ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। तो शेड्यूल 3 ऑफ द बैलेंस शीट मैं आप लोग को आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लेना, पढ़ा दूंगा भी आगे, बट हाँ जब टाइम आएगा तब, ठीक है, एकदम से बीच में हौच पौच करके नहीं पढ़ाऊंगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो था वो था शेयर होल्डर्स फंड। अभी आगे देख लेते हैं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर्स वारंट इज शोन अंडर द इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज आता है, नीचे हमारे एसेट्स आते हैं, यहाँ पे हमारी लाइबिलिटीज आती हैं, ठीक है। और द बैलेंस शीट ऑफ द और द पोजीशन स्टेटमेंट अंडर द हेडिंग ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर अपनी एक हेडिंग रहती है, जिस सब हेडिंग होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, और ये उसके अंडर में अमाउंट जो होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखो इजी क्वेश्चन पूछा गया था, बट अगर आपने इसमें दिमाग नहीं लगाया तो क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, तो आप लोगों को इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अपने सब ऑप्शन को पढ़ेंगे। ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, वंस इन जर्नल एंड देन इन सब्सिडरी बुक। ये कैसी सी बात है कि हर एक ट्रांजेक्शन को 2 बार लिख दो, एक बार लिखो उसको किसमें, जनरल में, और एक बार लिखो सब्सिडरी बुक में। क्या हम लोग ऐसा करते हैं कभी भी अपनी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में जनरल अकाउंट बनाते हुए, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इसको तो काट ही दो। ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन 2 सेट्स ऑफ अकाउंट बुक्स, 2 सेट्स ऑफ अकाउंट बुक्स, इसका क्या मतलब हुआ, क्या हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा भी नहीं करते, तो इसको भी काट दो। द नंबर ऑफ अकाउंट्स विद अ डेबिट बैलेंस मस्ट एग्री विद द नंबर ऑफ अकाउंट्स विद अ क्रेडिट बैलेंस। मैं इसको बिल्कुल सही कर देता, ठीक है, इसको बिल्कुल सही कर देता अगर यहाँ पे अकाउंट्स नहीं लिख करके अमाउंट लिख देता, ठीक है, अकाउंट्स नहीं लिख करके अमाउंट लिख देता। क्योंकि देखो कई बार हमारी ऐसी भी होती है ना, ठीक, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहाँ पे हमारा डिस्काउंट हो गया अकाउंट डेबिट टू एंस अकाउंट, या जिसका भी हमने अपना अकाउंट खत्म किया है,
ठीक है, या फिर यहाँ पे एस अकाउंट हो जाता। टू कैश अकाउंट हो गया अब यहाँ पे देखो 2 बार हमने एंट्री की, यहाँ पे तो एक ही एंट्री करी, मतलब यहाँ पे 2 अकाउंट्स की एंट्री हुई है, यहाँ पे एक ही अकाउंट की एंट्री हुई, तो क्या ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कभी भी करेगा? ये कभी भी इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जबकि हमारा डी ऑप्शन क्या बोलता है, इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर मेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। बिल्कुल सही बात। देखो हमने कैश अगर लिया किसी बंदे से, कितना 1500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, और हमारे यहाँ पे, एक मिनट, फाइनल जो अकाउंट था वो कितना, क्या हमने यहाँ पे सेटिस्फाई अपना कर दिया, 2000 रुपये का। तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, वो इक्वल होंगी। ठीक है, इक्वली हम डेबिट में भी अमाउंट अपना डालेंगे 2000 रुपये का, और वही अकाउंट हम लोग अपना किस में डालेंगे, 2000 रुपये का क्रेडिट में। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर डी था वो बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, हिंदी में भी आप लोग को बता दूं, बही खाता पद्धति की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली को संदर्भित करता है। प्रत्येक लेन देन 2 बार दर्ज किया जाता है, एक बार जनरल में फिर एक सहायक पुस्तक में। तो गलत होता है। ठीक है, एक ही बार जनरल में ही दर्ज किया जाता है इसको। प्रत्येक लेन देन का खाता बही के 2 सेटों में दर्ज किया जाता है, नहीं, एक ही सेट में किया जाता है। डेबिट बैलेंस वाले खातों की संख्या क्रेडिट बैलेंस वाले खातों की संख्या से मेल खाना चाहिए। ये चीज गलत इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे खातों की संख्या लिख दिया, अगर यहाँ पे पैसे या फिर रोकड़ा की संख्या लिखते तो बिल्कुल सही बात होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ऑप्शन नंबर 4 कहता है प्रत्येक लेनदेन के समान डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां की जाती है। बिल्कुल सही बात है कि डेबिट और क्रेडिट जो होता है हमारा क्या होता है, वो इस वाले केस में हमारा इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही था। फिर हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे बड़े आराम से, कि an item of 7650 has been debited to a personal account as ₹6750। it is 7650 की एक वस्तु को व्यक्तिगत खाते में 6750 के रूप में डेबिट किया जाता है। यह है, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है जब आप प्रिंसिपल की कोई भी गलती करते तो। ठीक है, तो ये नहीं है। एन एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, इसको साइड पे रखो। एन और एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन तब होता है जब हम कोई भी ओमिट कर देते, मतलब एंट्री ही दर्ज नहीं कर पाते, तो नॉट एन एरर तो हो गई नहीं, क्योंकि एरर तो हुआ है क्योंकि इसमें अमाउंट का क्या है, डिफरेंस आ रहा है। इसको काटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल काटा है, एरर ऑफ ओमिशन काटा है, नहीं भी आता तो भी हम लोग अपना एरर ऑफ कमीशन करके आ जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होता है वो बिल्कुल बी नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। क्या कहता है बी नंबर, एरर ऑफ कमीशन इज एन एरर दैट अकर्स व्हेन अ बुककीपर और अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स अ डेबिट और क्रेडिट ऑन द करेक्ट अकाउंट बट टू द रॉन्ग सब्सिडियरी अकाउंट और लेजर। ठीक है, सही जगह पे लिखा गया है, मतलब उसकी प्रिंसिपल की कोई भी गलती नहीं है, बट हाँ उसकी जो मतलब बुक में या फिर कोई भी लेजर में जो थी या सब्सिडियरी अकाउंट में जो एंट्री थी वो क्या हो गई, वो गलत हो गई, किसी भी वजह से हो सकती है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ए बीआरएस स्टेटमेंट रिकॉन्सिल्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब मुझे आप बताओ इसमें आप क्या करोगे। एक जो हमारा बीआरएस एक बैंक समाधान विवरण मेल खाता है किसका, कैश बुक एंड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहाँ से आ गया, हटाओ इसको, काटो। क्रेडिटर लेजर एंड डेटर लेजर, इसको भी काट दो। कैश बुक विथ पैटी कैश बुक, इसको भी काट दो। कैश बुक बैंक कॉलम विथ पासबुक, बिल्कुल सही बात। देखो ये प्रीवियस ईयर का आया क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन आ गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आप लोगों के लिए आगे तो आगे। ठीक है, कैश बुक और नेट प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है, डेटर लेजर का कोई, डेटर क्रेडिटर का कोई लेना देना नहीं है, कैश बुक और पैटी कैश बुक का कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये किसमें, हमारी बैंक की पासबुक जो होती है, ठीक है, उसका, और जो हमारी कैश बुक जो हम लोग अपनी तरफ से मेंटेन करते हैं, उन दोनों के बीच का क्या करता है, अगर कोई भी डिफरेंस अराइज होता है तो उन दोनों के बीच को मेल करवाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पासबुक के साथ कैश बुक। ठीक है, छोटी रोकड़ बही के साथ रोकड़ बही, ये गलत हो जाएगा। देनदार खाता बही के साथ लेनदार खाता बही, ये भी गलत होगा। रोकड़ बही वजह शुद्ध लाभ, ये भी हमारा गलत होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा डी। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई अगर दिक्कत होती है नीचे कमेंट में पूछना। When type of auditor, which type of auditor does not exist, इनमें से कौन सा हमारा ऑडिटर जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में देनी है। और ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो, ठीक है, सॉरी, ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो एक हमारा क्या आता है, मामले के पैराग्राफ के जोर के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट विद एन एम्फेसाइज ऑन मैटर पैराग्राफ। ठीक है, अगर आप इस चीज को देखोगे तो ये चीज होती है ऑडिटिंग में। ठीक है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट, ये भी चीज होती है, संशोधित राय रिपोर्ट। ठीक है, सिंपल रिपोर्ट,
सर सिंपल रिपोर्ट हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। एक होती है हमारी क्वालिफाइड रिपोर्ट जो कि हमारी थी योग्य रिपोर्ट। तो इसका जो आंसर जो होगा हमारा साधारण रिपोर्ट या फिर सिंपल रिपोर्ट जो होता है, इस तरीके की कोई भी एग्जिस्ट रिपोर्ट नहीं करती। तो अगर इसका हमने सही आंसर बोले तो हमारा सी हो जाता है, साधारण रिपोर्ट या फिर हमारा सिंपल रिपोर्ट, ठीक है। फिर देखो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है अनक्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट। अनक्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट हमारी कौन सी हो जाती है, तो ये हमारी हो जाती है अनमोडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट, ठीक है। फिर हमारा क्या था क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट, क्वालिफाइड भी हमने डाली हुई है। फिर हमारे कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर रिपोर्ट, तो ये हमारी आ जाती है, मतलब ये इसी में चली जाएगी ऑडिट रिपोर्ट विद एन एम्फेसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी। फिर क्या होती है एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, वो हमारे फोर्थ वाली होगी। तो हमारी 4 तरीके की रहती हैं क्या, ऑडिटिंग रिपोर्ट्स। तो आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाए तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। फिर हमारी क्या आती है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, दिस काइंड ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड जनरली बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट्स, ठीक है। इनमें से हमारी जो ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है वो 2 ऑडिट रिपोर्ट्स के बीच में क्या होती है, कंडक्ट की जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है इंटरनल ऑडिट का 2 अकाउंटिंग ऑडिट से लेना देना कुछ भी नहीं है। इंटरनल ऑडिट्स हमारी कौन सी होती है, जो हमारा इंटरनल जो ऑडिटर होता है वो उसको कंडक्ट करता है वो, ठीक है। फिर हमारी क्या आती है एंट्रीम ऑडिट। एंट्रीम ऑडिट, हाँ एंट्रीम ऑडिट हो सकती है। फाइनल ऑडिट तो लास्ट में ही आएगी हमारी, जो कि ईयर एंड में आती है फाइनेंशियल ईयर के, ठीक है। कंटिन्यूस ऑडिट नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा एंट्रीम ऑडिट। तो देखो इसका आप लोग अगर चाहते तो वैसे भी कर सकते थे, कैसे कि हम मुझे आता नहीं है बट मैं इसको क्या करता एलिमिनेट वगैरह कर करके कर देता, ठीक है। एंट्रीम ऑडिट अगर आपने पढ़ा भी हो तो ये बहुत सारी जगह पे हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि ऑडिट हमारे एंट्रीम बिल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, उसमें भी हमारा आता है। तो वो सारी चीज़ हमारी इसमें आती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। तो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9, विच द व्हाट इज द वन ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज। क्वेश्चन आंसर देखा तो नहीं, सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 193 ऑफ इनकम टैक्स 1941 फॉर अकाउंटिंग ईयर 2018-2019, ठीक है। तो 19 का क्वेश्चन था, तो उस टाइम पे पूछा गया था भाई 2018-19 में कौन सा हमारा टीडीएस का एप्लीकेबल रेट था। टीडीएस मतलब होता है टैक्स डिडक्टेशन एट सोर्स, ठीक है, जहाँ से भी हमको सोर्स से इनकम वगैरह आ रही है वहाँ से ही हमारा टैक्स डिडक्ट उसी जगह पे हो जाता है, ठीक है। तो 2018-19 के आयकर अधिनियम 1941 की धारा ये यहाँ पे 1941 हो गया है ना, ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोग सही कर लेना, के तहत प्रतिभूतियों पर ब्याज दर लागू टीडीएस में से एक क्या है, ठीक है। तो उस साल के लिए पूछा गया था, जबकि वो अभी भी सेम ही है। तो 5%, 10%, 20%, 15%, ठीक है। तो ये आपका एलिमिनेट क्वेश्चन नहीं होता था, हर क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं होता, कुछ क्वेश्चन आपको आने भी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारा होगा 10%, ठीक है। तो हमारा 10% जो था वो इसका करेक्ट आंसर था। अब देखो क्या कहता है कि एज पर सेक्शन 193 रीड द पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट, टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट 10%, ठीक है। तो इसका सेक्शन 193 होता है, ध्यान में रखना। जबकि 2021, ठीक है, और 2020-21 के लिए कितना 7.5% इसमें दिया गया है, ठीक है। इस चीज़ को मैं एक बार आपको कमेंट में कंफर्म कर दूंगा कि क्या चीज़ थी। फिर हमारा क्या आता है क्वेश्चन नंबर 10 आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज। इनमें से हमारे जो हमारी लाइबिलिटीज जो हम लोग वेरिफिकेशन करने के लिए जाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देनदारियों के सत्यापन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो देनदारियों के सत्यापन का उद्देश्य क्या है, तो वो चीज़ हमारी होगी। फर्स्ट हमारा आता है, देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मतलब कि ये पूछा गया है इस तरीके से, तो इसमें बच्चों के गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से करना। टू इंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, जब हम लाइबिलिटीज़ को ही वेरीफाई कर रहे हैं तो ये चीज़ तो होगी ही होगी, एक दायित्व के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो फर्स्ट हमारा इसमें है टू इंश्योर द ओनरशिप। ओनरशिप से और लाइबिलिटी का वैसे तो है इसमें लेना देना, बट जब हम लोग अपनी लाइबिलिटी को इंश्योर करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो उस टाइम पर हम लोग टू इंश्योर ओनरशिप नहीं करते, ठीक है। तो इस चीज़ को काट देंगे तो टू हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अगर टू हम लोग एलिमिनेट अपना कर देते हैं तो हमारा डायरेक्टली ही आंसर हो जाता है, टू इसमें से भी गया, इसमें से भी गया, इसमें से भी गया, तो डी में डायरेक्ट नहीं बचता, तो डी हमारा बचता है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। पर आगे वाले पढ़ लेते हैं। टू इंश्योर प्रॉपर वैल्यूएशन, ठीक है, बिल्कुल सही बात। ऑडिटिंग का हमेशा जो ऑब्जेक्टिव्स ही हैं वो क्या है, हमेशा अपने प्रॉपर वैल्यूएशन को शो करना। टू इंश्योर द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन को या दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डी जो आंसर है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। तो अब देखो इसमें मैंने दी है आपको, टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी शोन इन बैलेंस शीट ऑफ द लाइबिलिटी शोन इन द बैलेंस शीट हैव अराइजन आउट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, हमारे बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से जितनी भी लाइबिलिटीज को अराइज किया गया है उनको हम लोग किस तरीके से वेरीफाई करते हैं। तो होता है हमारा, ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया, बैलेंस शीट गिव हैव अराइजन आउट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, जितने भी हमारे बिजनेस ऑपरेशन के थ्रू लाइबिलिटीज को अराइज किया है उनको शो करना। ठीक है, टू वेरीफाई दैट लाइबिलिटीज एज शोन इन द बैलेंस शीट आर एक्चुअली पेबल। ठीक है, हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं क्या वो एक्चुअली में पेबल हैं। कहीं ऐसा तो ना कि हम अपनी लाइबिलिटीज को ज़्यादा शो कर रहे हो, किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपने किसको, प्रॉफिट को या फिर अपने टैक्स लाइबिलिटी को घटाने के लिए। ठीक है, तो हमको ये भी चीज़ अपनी वेरीफाई करनी है। जब हम लोग ये वाली चीज़ अपनी वेरीफाई कर लेंगे तो हम लोग आगे चलते हैं अपने किस में, टू वेरीफाई द करेक्ट वैल्यू ऑफ द सच लाइबिलिटीज। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने लाइबिलिटीज को ओवर वैल्यू कर दिया, जिस वजह से हमारी जो लाइबिलिटीज थी वो ज़्यादा थी, तो हमारी टैक्स जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। टू वेरीफाई दैट ऑल एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन द अकाउंट्स एंड डाउटफुल लाइबिलिटीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द एक्चुअल लाइबिलिटीज। तो कई बार अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक्चुअल लाइबिलिटी में क्या हमारी डाउटफुल लाइबिलिटीज इंक्लूड होती हैं, तो आपको उसमें आंसर क्या लगाना है, नो। ठीक है, टू वेरीफाई द एडुकेसी ऑफ डिस्क्लोजर, कि हमने जितनी भी हमारे ऊपर अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया है क्या उनको हमने फुली डिस्क्लोज किया है या नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या 5 जो हमारे थे, ये चीज़ हमको ध्यान में अपनी रखनी है। तो हमने अपने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, और अब मुझे लगता नहीं कि आपको ये क्वेश्चन में से कुछ भी डाउट रहा भी होगा। एक्सप्लेनेशन भी दी है और आप लोगों को कंप्लीट भी करवाए हैं क्वेश्चन। ठीक है, टीडीएस का एक बार कंफर्म करके मैं आपको नीचे कमेंट में कर दूंगा। ये बाकी जो 2019 में जो आया था उसके हिसाब से तो 10% ही था। ठीक है, बाकी आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार ही जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, हमने अपने यूपीसीसीएल के लिए पूरा एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट वगैरह बनी हुई है, उसमें जाके बिल्कुल देख सकते हैं और अपनी फ्री क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों जगह शेयर करके बता सकते हैं कि हमारा कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए फ्री बैच दे रहा है। ठीक है, किस चीज़ का, अकाउंट्स का एंड इंग्लिश का। ठीक है, अकाउंट्स एंड इंग्लिश का फ्री बैच दे रहा है, आप लोग पढ़िए और लाभ उठाइए और सिलेक्शन इस चीज़ से पाइए। ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप हमारे चैनल से पढ़ के और सिलेक्शन पा जाते हैं तो। बाकी हम लोग अपनी वीडियोस डालते रहते हैं। अभी सुबह के टाइम पे एक वीडियो डाली थी, तो वो हमारी अकाउंटेंसी की थी, क्लास 10। आप लोग उसको देख सकते हैं, उसमें हमने अपने डेप्रिसिएशन को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो अब हम लोग कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।